Good morning to all of you. I'm Rajesh Kumar, science teacher of KLM International School, Pathankot. In today's lecture, we will discuss about the cell organelle nucleus. This is the first chapter of class 9 biology, fundamental unit of life, cell. Okay. Nucleus. Nucleus is actually known as control center of cell. Nucleus control all the activity takes place within the cell. ओके न्यूक्लियस जो है वो हर एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा जिस तरह से ब्रेन जो है कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को. ओके न्यूक्लियस इज एक्चुअली अ ब्रेन ऑफ द सेल. ओके सी न्यूक्लियस को क्यों हम कंट्रोल सेंटर बोलते हैं? बिकॉज न्यूक्लियस के पास होता है डीएनए. डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल. ओके एंड डीएनए में ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी और हमारे पेरेंट्स की, इसमें स्टोर होती है जो कि हमारे बच्चों में भी जाएगी. इसी डीएनए की वजह से जो है हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं बिकॉज ऑफ द डीएनए. ओके तो डीएनए, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. ओके इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल. ओके देखो व्हाट इज एक्चुअली इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ. फर्स्ट सी द डायग्राम, this one. See inside the this central diagram is a nucleus, and inside the nucleus is actually the chromatin fiber is present. First of all, the chromatin fiber is present inside the nucleus. Okay देखो जब आप बुक्स में डायग्राम देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर ना एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं. जब एक सेल एक्टिव होता है, जब एक सेल डिवाइड, देखो नॉर्मली हमें पता है कि सेल डिवाइड करते हैं, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल बनते हैं. तो सेल जब डिवाइड करते हैं तो जो भी सेल के अंदर कंटेंट होगा वो भी डिवाइड करेगा. इसका मतलब न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा. तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है तो उसका जो इनर साइड कंटेंट होता है वो भी एक्टिव हो जाता है. तो न्यूक्लियस के अंदर जो आपने एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा है उसको हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं. ओके क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होते हैं और कंडेंस होने के बाद वो अल्टीमेटली क्रोमोजोम बना देंगे. ओके क्रोमोजोम क्या होता है? क्रोमोजोम इज एक्टिव फॉर्म विच कंटेन डीएनए, जिसमें आपको डीएनए दिख जाएगा. ठीक है क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है. ठीक है तो डीएनए इज ए लॉन्ग स्ट्रेच ओके ऑफ बेसिस. जो बेस से बनता है, बेस क्या होते हैं देखो 9th क्लास में बेसिक हम स्टडी करते हैं तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा. उसके लिए मुझे और समझाना पड़ेगा तो फिर वो मतलब हाई लेवल पे चला जाएगा थोड़ा सा. अब बेसिक समझने की कोशिश करो कि जो सेल होता है न्यूक्लियस उसके अंदर होता है. न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमेटिन फाइबर होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है बाद में वो जब वो सेल एक्टिव होता है तो उसी को क्रोमोसोम बोलते हैं. उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और उस डीएनए के अंदर जीन होती है. अब जीन क्या होती है? देखो जो हमारा डीएनए होता है वो प्रोटीन बना सकता है. देखो हम प्रोटीन्स नॉर्मली बाहर से लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रोटीन जो है वो बाहर से हम नहीं ले सकते इन नॉर्मल सिचुएशन. लाइक कैराटीन, हम कैराटीन नहीं खाते. लाइक ग्लोबिन, हम ग्लोबिन नहीं खाते. ठीक है तो प्रोटीन, और हम प्रोटीन सोर्सेज भी कम खाते हैं. जिनमें प्रोटीन होती है हम उनको कम यूज़ करते हैं. ठीक है वो कम अवेलेबल भी है मार्केट में और कम हम उनको लेते भी हैं. तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो डीएनए है वो जो है बेसिकली प्रोटीन बना सकती है. ठीक है वो प्रोटीन ही बनाती है. डीएनए जो है बेसिकली प्रोटीन बनाता है. वो डीएनए कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता है, डीएनए फैट नहीं बनाता है. ठीक है अदर ऑर्गेनलीज जो है फैट पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होती हैं. अदर ऑर्गेनलीज जो है आपका कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है. बट जो डीएनए है बेसिकली इट फॉर्म प्रोटीन, बिकॉज इसकी जो कैपेसिटी है प्रोटीन बनाने की है. ठीक है बिकॉज हमारा जो सेल है, क्यों प्रोटीन? देखो जो हमारा सेल है, सेल में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है प्रोटीन. अगर प्रोटीन सेल से खत्म हो जाएगा तो सेल जो है टूट जाएगा, सेल खत्म हो जाएगा. ठीक है तो इसलिए जो है डीएनए प्रोटीन ज़्यादा बनाता है. ठीक है अब मान लो जैसे कोई केराटिन प्रोटीन है. केराटिन प्रोटीन जो है बेसिकली वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है आपके नेल्स को. हेयर्स में केराटिन होती है. ठीक है तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. तो जब केराटिन प्रोटीन बनानी है वो डीएनए बनाएगा. ठीक है डीएनए सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनाएगा. डीएनए से आरएनए, आरएनए से जो है प्रोटीन बनेगी. ठीक है जब नॉर्मली क्या डीएनए से डीएनए बनता है, कॉपी भी बनती है. ओरिजिनल डीएनए यूज़ नहीं होता है, ओरिजिनल जो है कॉपी बनाता है. तो डीएनए से डीएनए जब बनता है तो उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं. डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. और जब आरएनए से प्रोटीन बनती है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं. और वो प्रोटीन जैसे कैराटीन प्रोटीन है वो हम यूज़ होती है हमारी बॉडी में. ठीक है तो जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम जो है वो एक्टिव फॉर्म है, उसके अंदर डीएनए होता है. ठीक है तो डीएनए एक पूरा स्ट्रेच है. डीएनए जो है वो पूरा एक स्ट्रेच होता है, उसके अंदर जीन्स होती हैं. कुछ जीन्स फंक्शनल होती हैं, कुछ जीन्स फंक्शनल नहीं होती हैं. ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स से डीएनए आया. देखो हमारे बॉडी में वी नो दैट द ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. ठीक है ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है?
23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। उन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि वो सेक्स के अलावा हमारी बॉडी का हर काम को कंट्रोल करेंगे, हर काम को कंट्रोल करेंगे वो, ठीक है। चाहे आपकी हाइट है, आई कलर है, हेयर कलर है, आपकी बॉडी शेप है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी, हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे। सिर्फ सेक्स को कंट्रोल नहीं करेंगे कि आइदर मेल और आइदर फीमेल। तो जो सेक्स कंट्रोल करेगा उसको एलोसोम बोलते हैं। वो वन पेयर है, जैसे मेल्स में वो एक्स वाई है और फीमेल में एक्स एक्स है। तो वन पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम है, 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम मैंने बोला, ये देखो 23 पेयर्स होते हैं, ये क्रोमोसोम मैंने बोला। अब इस क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डीएनए होता है, डीएनए एक स्ट्रेच होता है पूरा का पूरा। देखो क्रोमोसोम पूरे पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, 23 पेयर ही जाएंगे, इसका मतलब पूरा डीएनए ही जाएगा। लेकिन जो जीन्स हैं डीएनए के अंदर, कुछ जीन्स वर्किंग में रहती हैं, कुछ जीन्स नहीं रहती हैं। मान लो पेरेंट्स में 23 पेयर्स गए, 23 पेयर्स में जो है क्रोमोसोम जो गए, उसके अंदर सारा डीएनए गया और उसमें जीन्स भी गई, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि बच्चों में कुछ जीन्स काम ना करे, जीन्स है बट वो जीन काम ना करे, ठीक है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, जीन जो डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ जीन्स ज़्यादा काम करती हैं, कुछ जीन्स कम काम करती हैं, काफ़ी वेरिएशंस आती है। देखो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो वेरिएशंस आती हैं, ओके। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन फाइबर में क्या डिफरेंस आएगा। क्रोमोसोम जो है एक एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर एक इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन फाइबर। देन देखो न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स होती है, जो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो मैट्रिक है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है, एक डार्क रीजन होता है जहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होगी क्रोमेटिन फाइबर की, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। तो इस न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जो आपके राइबोसोम है, राइबोसोम, हमने ये मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर एक्चुअली द प्रोटीन फैक्ट्रीज, ओके, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो राइबोसोम को बनाने के लिए जो आरएनए चाहिए, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन है, राइबोसोम एक्चुअली प्रोटीन है, तो इन प्रोटीन को बनाने के लिए जो आरएनए चाहिए, बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको कि डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए चाहिए। अब वो आरएनए की फॉर्मेशन जो है स्पेशली राइबोसोम के लिए, वो कहाँ पे होती है, वो होती है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस जो स्पेशली होता है वो आरआरएनए के लिए बनाया गया होता है, जहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए की सिंथेसिस होती है, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा ये, ओके। तो ये न्यूक्लियस का फंक्शन होता है। तो देखो न्यूक्लियस जो होता है, जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस है उसको हम फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं। क्यों, बिकॉज उसके बाहर जो मेम्ब्रेन है प्योरली डेवलप होती है, प्योरली डेवलप होके प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होती है उसकी, पैचेस होते हैं, रफली डेवलप होती है, तो उसी वजह से उसको फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं। मींस जो इनसाइड द कंटेंट है वो आउटसाइड के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप होती है, इसलिए उनके न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और उसी डिफरेंशिएशन की वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म जो है अलग होता है और साइटोप्लाज्म जो है वो अलग होता है, ओके। तो दिस इज द बेसिक अबाउट द न्यूक्लियस, ओके। एंड देन न्यूक्लियस, क्रोमोसोम देखो, these the vehicles of genes, because chromosomes carry gene, okay. Genes are carried by chromosomes. Gene express our characteristics such as intelligence. जो करेक्टर्स होते हैं वो जीन ही एक्सप्रेस करती है, ठीक है। जैसे हाइट है तो वो जीन डिपेंड करती है, आपकी आई कलर है वो जीन पे डिपेंड करता है। देखो मान लो फॉर एग्जांपल फादर का जो आई कलर है ब्राउन है, मदर का आई कलर जो है वो एक ब्लू है, फॉर एग्जांपल फादर का आई कलर ब्राउन है, मदर का आई कलर ब्लू है। अब देखो ये तो नहीं होगा ना कि बच्चे किसी लड़का या लड़की में दोनों ही कलर आ जाए, कि ब्लैक और ब्राउन या ब्लू और ब्राउन आइज हो जाए, नहीं पॉसिबल है ना, एक ही कलर होगा ना। तो अब मान लो उसका जो आई कलर है वो मदर पे गया, जैसे ब्लू कलर है, मदर का ब्लू था आई कलर, और जो लड़की हुई उसका भी ब्लू कलर आई है। तो मैं बोल सकता हूँ जो फादर वाली जीन है वो एक्टिव नहीं हुई, लेकिन जो मदर वाली जीन है वो एक्टिव हो गई। क्यों, क्योंकि कॉपी भी होती है ना साथ में, कॉपी, कुछ जीन जो है डोमिनेंट करती हैं, कुछ जीन जो रिसेसिव होती हैं। तो ये कॉपी ऑफ जीन साथ में होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं पेयर में होते हैं। इसलिए देखो हाफ इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम फादर, हाफ इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम मदर, सेम। अगर जैसे ये हाइट का जीन है ये फादर से आया, तो ये हाइट का जीन मदर से भी आया, ठीक है। मान लो मदर की हाइट है बड़ी, फादर की हाइट है छोटी,
तो ये फादर की हाइट मदर की हाइट का जीन है, ये फादर की हाइट का जीन है, ये आमने सामने होंगे, एक क्रोमोसोम पेयर बनाएंगे, ये पेयर बनाएंगे, एक जीन पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है, अब देखो बच्चे की हाइट बड़ी होगी छोटी होगी, अगर बच्चे की हाइट बड़ी हुई तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मदर की जीन है वो एक्सप्रेस की है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था आपको कि ये थोड़ा टफ है, आपको समझ नहीं आएगा, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द क्लास, ओके। चलो इतना ही करते हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्दी, ओके। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।